बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल वाइज हम करेंगे। सिंध बोर्ड के जो हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे फर्स्ट ईयर के इस मंथ में उनको कवर करेंगे। आप इनको प्रैक्टिकल वाइज देखें कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं पेपर्स के अंदर। पेपर नहीं मतलब प्रैक्टिकल के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। वाइवा 4 मार्क्स का होता है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है, उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला प्रैक्टिकल आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो हमारे कुछ सवालात हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या सवालात हैं जो पूछ सकते हैं अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वैसे तो आपके चिट पे लिखा हुआ होगा कि हमें वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है और हॉलो सिलेंडर का कैपेसिटी या वॉल्यूम ही मालूम करना है। ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर इसलिए कहा जाता है, इसको पायर वर्नियर नामी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। पायर वर्नियर, ठीक है जी। कैलिपर मीन्स क्या होता है, किसी कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट। पायर कैलिबर नामी पायर वर्नियर, ठीक है जी। पायर वर्नियर नामी साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। अगला सवाल, डेफिनेशन क्या होती है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट मेजरमेंट को कहा जाता है। जैसे आपके पास वॉल क्लॉक है तो वॉल क्लॉक का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। यहाँ पे आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो 0.005 सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है। आपने एक्सपेरिमेंट में निकाला होगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर यहाँ पे देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ये इसके इंटरनल जॉज होते हैं, ठीक है। इंटरनल जॉज का मतलब ये होता है इनर मेजरमेंट के लिए। ये एक्सटर्नल जॉज होते हैं जो एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। ये इसका कहलाता है वर्नियर स्केल। ये इसका कहलाता है मेन स्केल। ये इसकी डेप्थ बार होती है। ये इसका लॉकिंग स्क्रू होता है। ये बस इसके यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। असल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसका वर्नियर स्केल, मेन स्केल, इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ज़ीरो एरर पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के होते हैं। किस तरह से होते हैं देखें। ज़ीरो एरर कब नहीं होता, ज़ीरो एरर जब नहीं होता जब मेन का ज़ीरो वर्नियर के ज़ीरो के साथ मिल जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। अच्छा, पॉजिटिव ज़ीरो क्या होता है, जब वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से आपके पास वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से आपके पास पीछे रह गया, ठीक है। ये आपके पास वर्नियर स्केल नीचे है, देखें वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से पीछे है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर वर्नियर का ज़ीरो आपके पास, ठीक है, ये है वर्नियर का ज़ीरो, ये पीछे रह गया, तो आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है निगेटिव एरर। और अगर वर्नियर का ज़ीरो आपके पास, ये रीडिंग देखें क्या आ रही है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। तो अगर आपका वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से आगे निकल गया तो पॉजिटिव ज़ीरो है। दोबारा सुनिएगा, अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से आगे चला जाएगा तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से पीछे रह गया तो निगेटिव ज़ीरो एरर है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, अगर कोई कहे कि वॉल्यूम को डिफ़ाइन कर दें तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ की जितनी जगह घेरती है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसका फार्मूला आपके पास गिवन है पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम का। कैपेसिटी क्या होती है, अच्छा इसके यूनिट आपके पास क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं एसआई यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इससे बात करें कि एसआई यूनिट क्या होते हैं तो मीटर क्यूब होते हैं। कैपेसिटी भी सेम थिंग वही है। कैपेसिटी ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को अगर डिफाइन करें तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी है कि कौन सी, जैसे मैं कहता हूँ गिलास की कितनी कैपेसिटी है, तो गिलास में जितना पानी समा सकता है उसके अंदर कितना लिक्विड समा सकता है, वो दिस इज़ द कैपेसिटी। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डी। इसके भी एसआई यूनिट मीटर क्यूब होते हैं और जो हमारे सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये वर्नियर कैलिपर के वाइवा के क्वेश्चंस थे जो आपने देखे। अब ज़रा आ जाए स्क्रू गॉज पे। स्क्रू गॉज का ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर। डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट एंड पिच। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट तो वही होता है लीस्ट मेजरमेंट बाय द इंस्ट्रूमेंट, एंड पिच हमारे पास क्या होती है,
पिच आपके पास क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू इन ईच रोटेशन। ये मैं इसको एक रोटेशन देता हूँ, किसको, अपने थिम्बल स्केल को रैचेट की मदद से एक रोटेशन देने पे मेन स्केल पे जो मूवमेंट होती है वो कहलाता है हमारे पास पिच। पिच हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये थ्रेड्स बने हुए, ठीक है, ये 0 है, ये 0.005 सेंटीमीटर है, 0.1 है, 0.15 है। इन दो कंजक्टिव थ्रेड्स के दरमियानी फासले को हम क्या नाम दिया देते हैं, हम इन दो कंजक्टिव थ्रेड्स के दरमियानी फासले को नाम देते हैं पिच का। अगर हम देखते हैं ये पहला 0 और इसके बाद क्या है 0.05, तो 0.05 ही इसकी पिच होती है, क्योंकि दो थ्रेड्स के दरमियान फासला 0.05 है, ठीक है जी, 0.05 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, लीस्ट काउंट इस एक्सपेरिमेंट में कितना होता है, तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के अंदर ये आपका होता है मेन स्केल, दिस इज द सर्कुलर स्केल, ये कहलाता है पूरा थिम्बल, ये कहलाता है रैचेट, ये कहलाता है स्पिंडल, ये कहलाता है एनविल, ठीक है जी। ये लाइन जो जा रही है डेटम लाइन कहला रही होती है, ये बात पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द बैकलैश एरर, बैकलैश एरर क्या होता है, बैकलैश एरर की अगर हम बात करें, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन द स्क्रू सडनली चेंजेस, अगर मैं इसको घुमा रहा था क्लॉकवाइज, एकदम मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, द स्क्रू में कंटिन्यू टू रोटेट, स्क्रू तो आपका रोटेट हो रहा होता है, बट द स्क्रू इटसेल्फ विल नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसकी मूवमेंट आगे पीछे नहीं होती। इसका रीज़न क्या होता है, आपसे कोई पूछे भाई इसका रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, कि आपके पास जो गरारियाँ घिस जाना होती है, ठीक है, आपके पास वेयर एंड टेयर हो जाता है, वेयर एंड टेयर टूट फूट हो जाती है, तो इसकी स्लिप हो जाती है, चूड़िया स्लिप जिसको कहते हैं हो जाती है, ये आगे मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, ये घूमेगा तो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये घूमेगा तो ये पीछे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये अचानक जब सडनली हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं रोटेशन की, तो ये प्रॉब्लम आती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है, r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाता है, इसके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होते हैं CGS सिस्टम के अंदर, और अगर ऐसा यूनिट सिस्टम बात करेंगे तो मीटर क्यूब होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक वायर को अगर आप सामने से देखें तो ये वायर आपको ऐसे दिखता है, ठीक है, इसका अगर मैं रेडियस निकाल लूँ तो ये हमारे पास कहलाता है स्मॉल r रेडियस। इस सर्किल के एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो एक वायर मोटा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अच्छा, इसके बाद ज़ीरो एरर और पॉजिटिव और नेगेटिव की बात यहाँ पे रह गई। अच्छा, अगर आपके पास डेटम लाइन, अगर ये डेटम लाइन जो है सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से मिलती है तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर आपके पास डेटम लाइन सर्कुलर स्केल डेटम लाइन से नीचे, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से नीचे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन से ऊपर है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। तो ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस थे। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं स्फेरोमीटर पे जल्दी से। अब हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ स्फेरोमीटर क्या होता है। स्फेरोमीटर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम स्फेरोमीटर को यूज़ करते हुए हमें स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना, और बाज़ दफ़ा ये इसमें एक थिकनेस ऑफ ग्लास पीस भी दे देते हैं तो हमें थिकनेस ऑफ ग्लास पीस मालूम करनी है। डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। पिच क्या होती है आपके पास, ये लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिच की वही डेफिनेशन है। आपको अगर कोई पूछता है कि पिच की डेफिनेशन क्या है तो आपके पास मेन स्केल पे दो थ्रेड्स का दरमियानी फासला आपके पास क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। ये 0 है, ये 0.1 है। 0 और 0.1 इसको जब हम 50 से डिवाइड कराते हैं तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.001 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ पे पिच कितनी है अगर कोई पूछता है आपको, तो इसकी पिच की अगर सिर्फ बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर इसकी पिच हो गई। ठीक है जी, 0.1 सेंटीमीटर पिच हो गई। इसको हम जब 100 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा लीस्ट काउंट निकल आएगा 0.0051 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके क्या होते हैं, ये मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, ये स्क्रू हेड होता है इसका, ये इसकी लेग्स होती हैं, सेंट्रल लेग्स होती है, ये आपका मेटल फ्रेम होता है। इज़ देयर एनी ज़ीरो एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास बैकलैश एरर की बात, अभी पहले ज़ीरो एरर की बात कर लेते हैं। क्या ज़ीरो एरर होता है? हाँ, ज़ीरो एरर होता है। जो हम बेस प्लेट पे रीडिंग लेते हैं वो ज़ीरो एरर ही निकालते हैं बेसिकली। बैकलैश एरर क्या होता है? बैकलैश एरर को मैं दोबारा बता देता हूँ। व्हेन द डायरेक्शन रोटेशन इन द स्क्रू, जब मैं इसको ऊपर मूव करा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्या होता है आपके पास, ऐसा लगता है कि मूव तो हो रहा है लेकिन इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं होती। ये किस वजह से होता है? वेयर एंड टेयर हो जाती है, स्क्रू स्लिपिंग की वजह से होती है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, कोई स्फेरिकल सरफेस किसी स्फीयर से कट के बनती है।
ठीक है, स्फीयर से आपने काट दिया इसको तो ये स्फेरिकल सरफेस निकल के आ जाती है आपके पास। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस आपने निकाल लिया, ये स्फेरिकल सरफेस आपके इस स्फीयर का जो रेडियस होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। अच्छा, अब आपसे कोई फार्मूला नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन आपके पास क्या होता है। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन निकालना चाहूँ तो फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दो, फोकल लेंथ निकल आती है। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा 3 एक्सपेरिमेंट के वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिंपल पेंडुलम हमारे पास, चाहे प्रैक्टिकल नंबर 4 क्या करते हैं भाई इसमें, बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। CGS सिस्टम में निकालते हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बाय यूजिंग ग्राफ। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसमें हैवी पॉइंट मास लिया जाता है, उसको हम एक रिजिड सपोर्ट के ज़रिए जोड़ देते हैं, एक रिजिड सपोर्ट के ज़रिए एक ऐसे धागे से जिसका मास ना होने के बराबर होता है। ठीक है जी, और एक आपने हैवी पॉइंट मास को इससे जोड़ दिया। ये धागा जो है आपका इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी वेट पड़ने पे खिंचाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और ऑसिलेशन होना चाहिए अंडर द ग्रेविटी, और ये ऑसिलेशन स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इसके कर्वनेस ना आए। ठीक है जी, आइडियल कंडीशन के अंदर। अब सवाल ये, वाई डू वी कीप द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम स्मॉल, इसलिए हम छोटा रखते हैं कि आपके पास क्या कंडीशन हो जाती है, अगर आपने इसको ज़्यादा लंबा मूवमेंट कराई तो आपके पास ये चीज़ जो होती है ये इसमें कर्व आ जाता है। हमें कर्व नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कंडीशन ऐसे ही रहनी चाहिए। सो इफ़ द एम्पलीट्यूड वैल्यू इज केप्ट स्मॉल देन द वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू देन दैट ऑसिलेशन आर स्मूथ, ऑसिलेशन हमारी स्मूथ होती हैं। और यहाँ पे हम थीटा का फार्मूला जो लगाते हैं सपोन और ये स्ट्रेट कंडीशन में ही होगा तो लगेगा, वरना इसमें कर्वनेस आ जाती है। देन द ऑसिलेशन आर स्मूथ एज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट। और आपको एक बात पता है कि अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ, आपको पता है T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G हमारे पास एक फार्मूला है। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे पास टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ लेंथ के। ठीक है, लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है। जी की वैल्यू एम के सिस्टम में कितनी होती है, 9.8 होती है, CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। व्हाट इज़ द फार्मूला टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड, ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी 1/T हो जाता है। ठीक है जी, लॉज ऑफ पेंडुलम क्या है, ये मैं अगले प्रैक्टिकल हमारे जो लॉज ऑफ पेंडुलम का है उसमें देख लेते हैं कि हमारे लॉज ऑफ पेंडुलम क्या है। वही वाई है दोनों का, 4 और 5 का। लॉज ऑफ पेंडुलम क्या है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ लेंथ के, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड नॉट अफेक्टेड बाई मास, ठीक है, टाइम पीरियड नॉट अफेक्टेड बाई मास। ठीक है, मास से कोई असर नहीं पड़ता, मास से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप पेंडुलम का मास बढ़ा दें कम कर दें इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, टाइम पीरियड नॉट अफेक्टेड बाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप जितना भी कर दें इससे कोई असर नहीं पड़ रहा, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता एम्पलीट्यूड बढ़ाने से। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, पेंडुलम को आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर से ड्रॉप करवा रहे हैं, यहाँ से कितना दूर से ड्रॉप करोगे, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड एक्स। ये हमारे लॉज ऑफ पेंडुलम है। अब यही हमारे लॉज ऑफ पेंडुलम का जो 5वां प्रैक्टिकल है उसमें भी ये तमाम चीज़ें ही वाइवा में पूछी जाएंगी। ठीक है जी, ये वही सवाल आते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए, तो आपको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके 5 प्रैक्टिकल हो जाते हैं। छठा प्रैक्टिकल पे हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट क्या है, बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड या वाटर। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इट्स यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी वेलोसिटी किसी भी स्पेस के अंदर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम।
वी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, और वी एम कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटी। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एक्यूरेट वैल्यू होती है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आपसे पूछ सकते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है सबसे कम। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का, जो कि 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.142 होता है। दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। अच्छा जी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर का रिफ्रैक्टिव, आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई पूछता है कि क्या होता है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी बैक साइड पे पॉलिश होती है, ये आपकी शाइनी सरफेस होती है, ये एक स्फीयर से कट के बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कैन राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ पे होते हैं? ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, मोटर व्हीकल्स की हेडलाइट्स में होते हैं, टॉर्च लाइट्स में होते हैं, ठीक है जी। रेलवे इंजन्स वगैरह में इसका यूज़ होता है एज अ रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज़ होता है। जब इस पर लाइट टकराती है तो लाइट को फैलाता नहीं है, लाइट सिमटने लगती है, ठीक है जी। अगर हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रैक्टिकल में पानी की जगह कोई और लिक्विड यूज़ करें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है। अच्छा, 2 पिन मेथड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसका वाइवा काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? बाय यूजिंग 2 पिन मेथड, ये कहलाता है 2 पिन मेथड। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करनी है बाय यूजिंग नो पैरेलैक्स मेथड। डेफिनेशन ऑफ लेंस, लेंस क्या होता है? हमारे पास लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस हमारे पास एक थिनर होता है in the middle and thicker at the edges. Concave lens is thinner at the middle and thicker at the edges. Concave mirror इस तरह से शेप होती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट होता है, सेंटर से थिन होता है और कॉर्नर से थिन होता है और सेंटर से थिक होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है आपके पास? लीस्ट काउंट कह रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल इंसानी आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी, बच्चों के अंदर कहा जा रहा है। जबकि बड़ी एज में वेरी करता है, 5 से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये होता क्या है? ये आँख से वो डिस्टेंस है जिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रख के बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जो कि अमूमन 25 सेंटीमीटर होता है। लेंस के अंदर कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और क्या रिमूवल होती हैं इनकी? एक तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में आपके पास क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस में आपके पास पर्दे के बजाय इमेज बनने लगती है पहले, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस में पर्दे के बजाय इमेज आपके पास पहले बन जाती है। इसको हम किस तरह से रिमूवल करते हैं? यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस लगाने से ये क्या होती है? लाइट फैलती है और जाके पर्दे पे बनती है। सूटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक होता है शॉर्ट साइटेड आई का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, हम करीब का देख सकते हैं, दूर का नहीं। लॉन्ग साइटेड आई का मतलब ये होता है कि हम दूर का देख सकते हैं, करीब का नहीं। उसमें क्या होता है आपके पास? उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास इमेज जो है रेटिना के बैक पे बनती है। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ये सिमट के हमारी लाइट यहाँ पे देखें पीछे बन रही थी, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, इमेज अपनी पोजीशन पे आ गई सूटेबल। तो लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस और शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए, लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए आपके पास क्या होता है? लॉन्ग साइटेड पर्सन का मतलब दूर का देख सकता है, करीब का नहीं। हम यूज़ करवाते हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस। और शॉर्ट साइटेड जैसे अमूमन आम एज के लोग होते हैं उसमें हमारे पास कॉनकेव नॉट मिरर, कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। इसको स्क्रीन पे हासिल किया जा सकता है, प्रोजेक्टर्स रियल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट बट डज नॉट एक्चुअली मीट। ये एक्चुअल में नहीं बनती, इसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। इट कैन सीन बाई ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हमारी क्या वर्चुअल इमेज देखती है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होती है हमारे पास लेंस की लंबाई, ये हमारे पास लेंस की लंबाई को हम कहते हैं अपर्चर। पैरालैक्स क्या होता है? पैरालैक्स का मतलब ये होता है पैरालैक्स इज द चेंज इन
एन ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव पोजीशन एज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन हमारे पास चेंज हो जाए देखने में, अगर हम मुख्तलिफ पोजीशन से देखें। हम ये कहते हैं इसके अंदर हमें दोनों पिनें मिलती हुई नज़र आनी चाहिए, पैरालेक्स रिमूव करें, यानी पैरालेक्स नहीं होना चाहिए हमारे पास, ये ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और बात जो मैंने यहाँ नहीं लिखी वो पूछ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनती है, 2f पे रखते हैं तो दूसरी तरफ 2f पे बनती है। ठीक है जी, ये सारी बातें इसमें पूछ सकते हैं, डिटेल में नहीं। रेजोनेंस ट्यूब हमारे पास क्या होता है, हमारा रेजोनेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स एंड ट्यूनिंग फॉर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूम टेम्परेचर। हमारा ये ऑब्जेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ साउंड, साउंड क्या होती है हमारे पास, साउंड हमारे पास ये होता है कि एनर्जी होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉइज अनवांटेड सिग्नल होते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड होती है, इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड आवाज़ की एनर्जी को शो करती है, कितनी ज़्यादा आवाज़ में एनर्जी है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक साउंड की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ये जिससे वो टकराता है, जिससे वो टकराता है उसके बराबर हो जाए, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक ज़ोर से आपको साउंड सुनाई देता है और आप कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमिना वाक़ हुआ। ठीक है जी, तो रेजोनेंस का फिनोमिना वाक़ हुआ। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर कौन कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो आपके पास वेव्स प्रोड्यूस इन रेजोनेंस ट्यूब्स आर साउंड वेव्स, साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, 2 साउंड वेव्स। अच्छा जी, एज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस आर लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और स्टेशनरी भी होती हैं। अगर कोई पूछे कि कौन सी वेव होती है तो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और स्टेशनरी भी होती हैं। ठीक है जी, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है। आप ये बताएं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला किसने मालूम करा था, तो न्यूटन ने मालूम किया था और इसके अंदर करेक्शन लैप्लास नामी साइंटिस्ट ने की थी। एमकेएस सिस्टम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड हमारे पास होती है स्पीड ऑफ साउंड एमकेएस सिस्टम में। तो ये हमारे 8 प्रैक्टिकल का विवाह हो जाता है। प्रिज्म, प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब आपके पास प्रिज्म में डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास बाय यूजिंग प्रिज्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास वही है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि डायमंड में कितनी होती है, डायमंड में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.42। ठीक है, ये भी पहले देख लिया हमने, डायमंड में कितना होता है हमारे पास 2.42 वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है जी, ये हमारे डायमंड की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब लाइट डेंसर, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो टकराने के बाद क्या होता है, ये स्ट्रेट नहीं रहती, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कर जाती है। ठीक है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो ये अवेदा नॉर्मल चली, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब जब डेंसर से मीडियम में जा रही है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात ये करना है कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए, यानी लाइट आप, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता रहता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, एक एंगल ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बढ़ जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री हो जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है,
तो हमारे पास गिलास के लिए कितना होता है ये देखना है हमारे पास। ये क्रिटिकल एंगल तकरीबन इसमें 2C निकाला जाता है, क्रिटिकल एंगल का डबल जो कि 81 या 82 होता है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास जो निकलती है गिलास के लिए वो 41 तकरीबन निकलती है या 40.5 निकलती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये आप जब देखते हैं तो गिलास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी निकल के आती है, गिलास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5। व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब लाइट किसी दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो लाइट टकराने के बाद टोटली, अगर मैं ये कहता हूँ कि गिलास ये सरफेस है हमारा, हम ये कहते हैं कि हमारी ये लेज़र लाइट है, ठीक है। ये लेज़र लाइट एक ट्यूब के अंदर चल रही, तो जब लाइट यहाँ पे दाखिल हुई तो ये टोटल इंटरनल ये कहीं ज़ाया नहीं हो रही है, टकरा के अंदर ही अंदर ये मूव होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है, क्रिटिकल एंगल हमारे पास बढ़ाने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। डिस्पर्जन क्या होती है, लाइट का फैल जाना, ये कहलाता है डिस्पर्जन, ठीक है जी। गिलास स्लैब में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट का क्या है, बाय यूजिंग गिलास स्लैब डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इट्स यूनिट्स ये आपको पता है, बहुत क्लियरली पता है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ये भी पता है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 1.5 होता है। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक सरफेस से लाइट का टकरा के वापस आ जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का दाखिल हो जाना। यह आपके पास कहलाता है रिफ्लेक्शन। हाउ मैनी फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। एक तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमने पढ़ा। एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कौन सा पढ़ा था, 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल पढ़ा था आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल पढ़ा। एक हमने यहाँ पे पढ़ा कि रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पे आपने पढ़ा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला पढ़ लिया, RD/AD जिसको हम लिख देते हैं, रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका वाइवा हो जाएगा। व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है पहले सवाल में, ठीक है जी। अगर आपको गिलास स्लैब, आप प्रिज्म का वाइवा नहीं देख रहे, आपका कॉलेज में प्रिज्म नहीं कराया गया, तो आप गिलास स्लैब के वाइवा से पहले प्रिज्म का वाइवा देख लें ताकि आपका गिलास स्लैब का वाइवा क्लियर हो जाए। बहुत से कॉलेजेस में प्रिज्म नहीं करवाया तो गिलास स्लैब करवाया, तो मेरे ख्याल से प्रिज्म का वाइवा देख लें। अच्छा जी, अब आपके पास 11वां प्रैक्टिकल आता है। ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट का क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग बेल्स ऑपरेटर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन कराची, ठीक है। AC क्या होता है, AC क्या होता है, ये आपके पास अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है, ये करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट। DC क्या होता है, ये सेम डायरेक्शन में होता है, ये आपके पास इसी तरह से चल रहा होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये भी DC डायरेक्ट करंट होता है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। AC की फ्रीक्वेंसी कराची में तो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है और DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछता है कि DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है डायरेक्ट करंट की, तो आपके पास DC की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस ये कंप्लीट वाइब्रेशंस होती हैं, इसकी हाफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, ये बात भी पता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक वेव आपके पास कितनी एनर्जी लेके चल रही है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वेव की ऊंचाई ज़्यादा होगी, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास क्या होती हैं। अच्छा जी, ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें, ट्रांसफर्स वेव वो होती हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है जी। और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे मुश्तमिल होती हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ठीक है जी। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास स्टेशनरी वेव्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्टेशनरी वेव्स हमारे पास किस तरह से बनती हैं, ये स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो ये आपके पास कहलाता है नोड। नोड क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड कहलाते हैं नोड, और एंटी नोड क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स। दीज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L
रूट टी अपॉन न्यू, ठीक है जी, 1/12 रूट टी अपॉन न्यू। अब इसके अंदर हमारे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हमें नज़र आता है कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लेंथ के। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेंशन के स्ट्रिंग के अंदर, और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी आपके पास क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, इसके यूनिट होते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर। वेक्टर बोर्ड का अगर हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, आपको वेक्टर बोर्ड के अंदर क्या करना होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को वेरीफाई करना होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइन द रिजल्टेंट एंड द एंगल। डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स, स्केलर्स हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। 3 एग्जाम्पल्स दे दिए, अगर मैं आपसे पूछूँ स्केलर्स की 3 एग्जाम्पल्स, तो आप बोलेंगे मास, आप बोलेंगे डिस्टेंस, आप बोलेंगे टाइम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेक्टर्स की तो आप बोलेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ साइन क्या होता है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास जो होता है वेक्टर के अंदर, इस साल शायद पेपर में भी आया था वो एडिशन का, ये पेपर में थ्योरी में भी पूछा है इस साल। तो हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं पी और क्यू, ठीक है, आपने पी और क्यू को इस तरह से रख दिया कि दोनों की टेल क्लोज हो गई, ये आपने इसका एक फ्री वेक्टर बना लिया क्यू का, ठीक है, ब्लैक कलर से, तो इसकी डायरेक्शन ये सेम हो गई, यही डायरेक्शन हो गई। आपने क्यू का बना लिए, पी का बना लिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखें पी की टेल को अगर मैं क्यू के हेड से जोड़ता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाता है। अच्छा, ये हमारा एंगल होता है, ये एंगल मालूम करने का तरीक़ाकार होता है, ठीक है। लॉ ऑफ साइन, हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या होता है, अगर आप देखते हैं एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है जी। साइन एंगल ऑफ ए डिवाइडेड बाई इसकी अपोजिट साइड, साइड एंगल ऑफ डी बी डिवाइडेड बाई इसकी अपोजिट साइड, साइन एंगल ऑफ सी डिवाइड बाई इसकी अपोजिट साइड। रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर क्या होती है आपके पास, रेजोल्यूशन क्या होती है, आपको पता है कि एक वेक्टर को अगर मैं एंगल थीटा पर ड्रॉ कर दूं तो इसके 2 कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाते हैं, ये होता है एफ एक्स, ये होता है एफ वाई, ठीक है जी। ये एक एंगल पे मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये वेक्टर एफ है, इसको एंगल थीटा पे मैंने ड्रॉप कर दिया, सही है जी, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का हो सकता है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, सही है जी। लॉ ऑफ कोसाइन को अगर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसी ट्राइंगल को देखते हुए, तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन बेसिकली यूज़ होता है क्या चीज़ मालूम करने के लिए, साइड्स मालूम करने के लिए। ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपने मैथ्स में भी पढ़ लिया था, बायो वालों के लिए भी देख लें कि अगर हमें कोई साइड मालूम करनी, अगर हम कोई साइड मालूम करना चाहते हैं, ये साइड सी है, तो 2 साइड्स का, पहली साइड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc 2ab, देन इसके सामने वाले एंगल को कॉस के साथ ले लिया। इसी तरह से अगर मैं ए मालूम करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर बाकी दोनों साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए के सामने वाला एंगल ले लिया, ठीक है। तो यह हमारे पास वाइवा है, जितने प्रैक्टिकल कराची में कराए जाते हैं आप देखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।